Hello everyone. Today we will see how to draw the phasor diagram of real और practical transformer. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं ट्रांसफार्मर का। जो मैंने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बताया था उसके अकॉर्डिंग हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में देखिए ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ योर आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना। इसको मैं यहाँ पे बना दूँ। ये वाला जो पार्ट है बनाया हुआ हमने, ये पार्ट कहलाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसके दोनों साइड ये आएगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का पार्ट, जो कोर लॉस को एंड लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। कोर लॉस मीन्स कॉपर लॉस एंड लीकेज फ्लक्स। कॉपर लॉस सेकेंडरी वाइंडिंग में मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा लीकेज रिएक्टेंस। सिमिलरली प्राइमरी साइड में प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एंड प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स, उसके लिए लीकेज रिएक्टेंस को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये हो गया आपका कोर लॉस कंपोनेंट, है ना, जो ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के को रिप्रेजेंट करेगा और ये कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और इसमें ये हम लोग इसको रिएक्टेंस को लिखते हैं XM और इसके रेजिस्टेंस को RI। और ये सप्लाई हम दे रहे हैं प्राइमरी साइड V1। इंड्यूस्ड हो रहा है EMF E1 और सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड EMF E2। और लोड हमारा यहाँ पर है ना। और इस लोड के टर्मिनल को हम लोग कह रहे हैं V2, ठीक है। ये हमारा है लोड, जिसका कुछ पावर फैक्टर भी होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। इसका इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे। तो इक्वेशंस लिखने में कितने इक्वेशन हम लिखेंगे, टोटल यहाँ पे देखिए 4 इक्वेशन हमने लिखा है। एक सेकेंडरी साइड का इक्वेशन KVL लगाकर आप लिख लेंगे। दूसरा प्राइमरी साइड का इक्वेशन। तीसरा इस I1 का वैल्यू I0 प्लस I2 डैश। एंड फोर्थ E1 एंड E2 में रिलेशन, है ना। ये 4 इक्वेशन लिखेंगे और इसी इक्वेशंस को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, E2। ये जो E2 वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, V2 प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस इम्पिडेंस में, है ना। तो V2 प्लस इस इम्पिडेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I2R2 प्लस J टाइम्स I2 X2। ये हो गया इसके लिए। अब प्राइमरी साइड में इसी तरह का वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा क्या, V1, दिस वोल्टेज V1 इक्वल टू E1 प्लस दिस ड्रॉप, है ना। तो V1 इक्वल टू E1 प्लस I1R1 प्लस J टाइम्स I1 X1। ये हो गया प्राइमरी साइड का एंड सेकेंडरी साइड का वोल्टेज का इक्वेशन। उसके बाद तीसरा रिलेशन है इंड्यूस्ड EMF E1 एंड E2 में रिलेशन, वो आपको पता है E1 बाई E2 इक्वल टू टर्न्स रेशियो होता है। एंड फोर्थ है I1, है ना, कितना होता है I0 प्लस I2 डैश। ये 4 इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब इन्हीं चारों इक्वेशन से हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और हम इसमें कंसीडर क्या करेंगे, V2 को रिफरेंस, V2 मीन्स जहाँ पे लोड कनेक्टेड है उस टर्मिनल के वोल्टेज को हम रिफरेंस कंसीडर करेंगे, है ना। और पावर फैक्टर हमारा कैसे रहेगा, लैगिंग, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये फेजर डायग्राम मैंने बना रखा है।
इसको हम अभी यहाँ से हटा रहे हैं। हम लोग अभी देखेंगे पावर फैक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम रेफरेंस को बना लेते हैं। ये हमारा रेफरेंस है, ये रेफरेंस हो गया। दिस इज़ योर V2। ठीक है, रेफरेंस हमने पहले V2 को ले लिया। दिस इज रेफरेंस। पावर फैक्टर लैगिंग है, इट मीन्स जो करंट होगा, है ना, I2 वो होगा इससे लैग करता हुआ। तो ये हमने करंट I2 को थोड़ा बड़ा बनाया है जिससे आपको आसानी से दिखे। ठीक है ना, I2। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी साइड में हम यहाँ पे इंटर कर चुके हैं, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज लिख लिया हमने। उसके बाद I2 इंटू R2 प्लस J टाइम्स I2 इंटू X2 लिखेंगे। तो I2 इंटू R2 किधर होगा? I2 इंटू R2 I2 के पैरेलल में होगा, है ना। तो ये पैरेलल है, तो इसके पैरेलल में हम बना दिए, ये लिख दिया हम I2 इंटू R2। उसके बाद है I2 इंटू X2 विथ J साइन, मतलब 90 डिग्री से शिफ्ट करता होगा। तो ये 90 डिग्री शिफ्ट करेगा, ये रहा यहाँ से 90 डिग्री से शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये हमने बना दिया J टाइम्स I2 X2, है ना, सारे फेजर्स हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा क्या? E2। ये रिजल्टेंट कहलाएगा E2। ठीक है, तो पहला हमने ये जो इक्वेशन लिखा था वोल्टेज इक्वेशन, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें ये हमारा जो एंगल है ये है फाई कॉस फाई, है ना, लोड का पावर फैक्टर। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे इक्वेशंस को। E1 इक्वल टू A टाइम्स E2। अब E1 जो भी है ना, सॉरी E2 जो भी वैल्यू हमें मिला है, इसमें अगर A से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें E1 मिल जाएगा। तो A से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ बढ़ ही जाएगा, है ना। तो इसको हम दिखा रहे हैं, कुछ वैल्यू बढ़ गया ऐसे, ये है E1। ठीक है, E1 का वैल्यू मिल गया। अच्छा, अब करंट में देखिए आप, करंट में हमने लिखा है I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश, और I2 डैश है क्या? I2 बाई A है। तो I2 तो आपको पता है ना, I2 इसमें डिवाइडेड बाई A कर दें तो ये हो जाएगा I2 बाई A, है ना, इतना हो जाएगा I2 बाई A प्लस I0। अब आपको याद होगा I0 किधर होता था, क्या होता था? I0 एक्साइटिंग करंट होता था, है ना, जो इंड्यूस्ड EMF E1 से नियरली 85 डिग्री के अराउंड लैग करता हुआ मिलता था, है ना, याद होगा। तो हम यहाँ पे जो करंट बनाएंगे, करंट I0 वो ऐसे बनाएंगे, है ना, छोटा करंट होगा ऑफ कोर्स, और ये 90 डिग्री नहीं होता है लैग करता हुआ, नियरली 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल यही होता था क्या? फाई नॉट या जो भी कहते हैं, ये वो एंगल है जिस एंगल से I0, ये I0 करंट है जो लैग कर रहा है E1 से। ठीक है, अब ये I0 और I2 बाई A, इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? I1 मिलेगा। तो आप इसको पैरेलली इसे एक्सटेंड कीजिए। चलिए मैं पैरेलली एक्सटेंड करता हूँ इसको, इसकी हेल्प से। ये हमने एक्सटेंड कर दिया पैरेलली इसे। ठीक है,
और इधर से इसको एक्सटेंड कर दिए ऐसे, है ना। तो अब इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा कितना, यही मिलेगा हमें I1, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हमें मिल गया, है ना, I1 का वैल्यू मिल गया हमें। अब हम लोग इंटर करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। ये फोर्थ इक्वेशन है। तो अब E1 हमें पता है, तो E1 तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक E1 है। इस E1 में अगेन I1 इंटू R1 जोड़ेंगे। तो I1 R1 किधर होगा, ऑफ कोर्स I1 होगा पैरेलल, I1 R1 हो जाएगा पैरेलल टू I1। तो ये हमारा पैरेलल टू I1 है सपोज, है ना। ये हो गया I1 R1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूं क्योंकि ये आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है। I1 R1 हो गया। उसके बाद J टाइम्स I1 X1 जो इसके परपेंडिकुलर होगा ऑफ कोर्स। तो इसके परपेंडिकुलर हमने बना दिया ऐसे, ये हो गया J टाइम्स I1 X1, सारे फेजर्स हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वही हो जाएगा क्या, V1, इसका रिजल्टेंट हो गया V1। तो ये हो गया कंप्लीट फेजर डायग्राम जो हमने 4 इक्वेशंस बनाए हैं उसके। और एक और यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है V1 और I1, इसके बीच का एंगल सपोज हमने इसे कह दिया 5 1, ठीक है। तो फेजर डायग्राम बनने के बाद अब ये जो cos फाई है, फाई मीन्स कौन सा एंगल था, V2 और I2 के बीच का एंगल cos फाई, इसको तो कहते हैं पावर फैक्टर ऑफ लोड। और एक जो 5 1 है ना, ये किसके बीच का एंगल है, इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 के बीच का। तो हम लोग इसको कहते हैं इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये था कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।